ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट में ना होता ये है कि जो आंसर है दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसमें आपने जो यूनिट वेक्टर जो साथ में नजर आ रहा है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर की प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, या नॉर्मल टू द होती है। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि नॉर्मल में और परपेंडिकुलर में क्या फर्क है, कोई बता सकता है क्या मुझे? नॉर्मल में और परपेंडिकुलर में फर्क क्या होता है? 90 का एंगल ही बनाते हैं तकरीबन दोनों ही। हाँ वो तो ठीक है, दोनों ही सर 90। जी जी। सर जो परपेंडिकुलर है वो लाइन टू लाइन है आई थिंक, और जो हाँ जी हाँ जी, ठीक दूसरा बता सर रहे हैं। आपने क्या, दूसरा दूसरा सर वो नॉर्मल। जो नॉर्मल जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन हाँ सर। बिल्कुल प्लेन, ठीक है। हाँ जी, अगर कोई किसी प्लेन के ऊपर। ऐसे ही है सर। सरफेस, हाँ सही बताया आपने, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड। इसमें आपने सही बताया कि अगर किसी प्लेन के ऊपर कोई लाइन 90 डिग्री पे होगी ना, यानी कि टू डायमेंशनल सरफेस के ऊपर जो लाइन 90 डिग्री पे होती है उसके लिए नॉर्मल का वर्ड यूज करते हैं, और जो एक सिंगल लाइन के ऊपर कोई 90 डिग्री की लाइन होती है उसके लिए परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करते हैं। यानी कि वन डायमेंशनल चीज पे जो 90 डिग्री पे होगा वो परपेंडिकुलर होगा, टू डायमेंशनल चीज पे या किसी सरफेस के ऊपर जो 90 डिग्री पे होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी भी मिलके एक प्लेन बना रहे हैं, एक सरफेस बना रहे हैं, एक सरफेस को डिफाइन कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर जो एक 90 डिग्री पे लाइन होगी उसके लिए वर्ड आमतौर पे नॉर्मल का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने सिंपल राइट हैंड का यूज, राइट हैंड रूल यूज करना है। वो डेफिनेटली हर किसी ने पढ़ा हुआ है कि हमने पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी राइट हैंड की उंगलियों को रोटेट करना होता है, और जो थंब होता है ना वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को। तो इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है कि जो अगर दो वेक्टर्स जो कि किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बन सकती हैं, दो वेक्टर्स जो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बन सकती हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। सही है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये मिलता है कि क्रॉस प्रोडक्ट असल में वो जो दो वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, वो दो वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है वो जिस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो फिर वो उस दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं तो उन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो उस वाले पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। ठीक है, और आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम में से तकरीबन दो ट्राइंगल्स निकल आती है ना, अगर पैरेललोग्राम के दरमियान एक डायगोनल लगा दें तो वो दो ट्राइंगल्स भी बन जाती हैं। तो यहां से एक और ये भी इसके इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक ये भी निकल सकता है कि दो वेक्टर्स जो कि किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का जो हाफ होगा वो उस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का हाफ ट्राइंगल के एरिया को शो करेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शो करेगी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली मीनिंग जो है ये आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है और उसके डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसके एन यूनिट वेक्टर की या ए क्रॉस बी की, और ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, ये दो तीन बातें इस पेज पे हमने डिस्कस की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं इसमें से, और मैं इसको नेक्स्ट पेज पे अब लेके जा रहा हूं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एक बात ये कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना ये कभी भी कमोटेटिव नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ये बात किताबों में लिखी हुई है हर जगह पे कि क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कमोटेटिव नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक कंडीशन ऐसी है जब, बल्कि दो तीन कंडीशंस ऐसी हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट भी कमोटेटिव हो जाता है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि कब क्रॉस प्रोडक्ट कमोटेटिव होता है? जी, मैं इस चीज का वेट कर रहा हूं कि क्या कोई मुझे ये बताएगा कि कोई ऐसी कंडीशन बताए जिस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट भी कमोटेटिव हो जाए। वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम हो। सॉरी, दोबारा बोलिएगा प्लीज। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम हो तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस मतलब करें तो दोनों जीरो आंसर आएगा, तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया। असल में दो वेक्टर्स पैरेलल हों, ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नल वेक्टर आएगा। तो जब नल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो उसका ऑर्डर चेंज करने से भी वो नल वेक्टर ही रहेगा।
ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, या दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो, तो उस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जब नल वेक्टर आ रहा हो तो तब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव ही होगा, तब क्रॉस प्रोडक्ट पे कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल कर रही होती है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो क्रॉस प्रोडक्ट बाकी ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल नहीं है, और जो कोई एक वेक्टर नल वेक्टर भी नहीं है, मतलब ये तीनों कंडीशंस को अगर हम हटा दें तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता। लेकिन अगर इन तीन कंडीशन में, इन स्पेशल केसेस की कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव हो सकता है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी बे नहीं करता और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी बे नहीं करता, जैसे कि हमने इससे पहले डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बे कर रहा था, और डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी बे कर रहा था। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो आमतौर पे हम एंगल यूज करते हैं, ये हम 0 से 180 डिग्री तक ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर इसकी डोमेन को हम बढ़ा दें एंगल की, तो यानी कि 180 से 360 तक के जब एंगल्स यूज करते हैं तो वही वैल्यूज दोबारा बाद में रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। जी, अहमद हसीब साहब ने हैंड रेज किया। सर आपने भी बात की है कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होल्ड करता, जबकि आपने पॉइंट 3 में लिखा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट अबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नहीं, सॉरी, शायद मैं गलती से बोल गया हूँ, ऐसा जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है, मेरे मुंह से शायद ऐसा लफ्ज निकल गया होगा, लेकिन जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। मैंने शायद ये बोला था कि एसोसिएटिव को और कम्यूटेटिव को ओबे नहीं करता, शायद मुझसे बोलने में गलती हो गई हो, तो इसके लिए माजरत। अच्छा, इसके बाद अगर दो वेक्टर्स जो हैं उनका थीटा 0 डिग्री है या पाई डिग्री, मतलब पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, और मैंने कहा था कि पैरेलल और एंटी पैरेलल जो होते हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर आपका एंगल थीटा है तो उस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एक वेक्टर अपने खुद के भी पैरेलल होता है, तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट भी नल वेक्टर ही होगा। और अगर आपके पास कोई एक वेक्टर नल वेक्टर है या कोई दूसरा वेक्टर नल वेक्टर है, या कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो उस कंडीशन में भी क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर ही होगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हों, अगर जैसे मैंने पहले ये डॉट प्रोडक्ट में भी ये कंडीशन बयान की थी कि अगर दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जस्ट कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। यहां पर अगर दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जस्ट साइन ऑफ थीटा साथ में एन यूनिट वेक्टर आएगा, उसके इक्वल होता है। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डेफिनेटली आपने एफएससी में पढ़ा होगा, और हम समझाने के लिए बच्चों को इस तरह की एक साइक्लिक परमुटेशन से भी समझाते हैं कि अगर ये आई से जे का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो जो इसमें नहीं है के वो आएगा। ठीक है, जे से के का होगा तो आई नहीं है तो आई आएगा, के से आई का क्रॉस प्रोडक्ट अगर होगा तो फिर कौन सा आएगा, फिर जे आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज ऑपरेट करते हैं इस सर्कल को, तो फिर जो माइनस के साइन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक समझाने के लिए, याद रखने के लिए ये एक तरीका अपनाया जाता है एफएससी लेवल पे या बीएससी लेवल पे, तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा, इससे समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस हो गई हैं, जो जनरल टाइप की प्रॉपर्टीज हैं कि कब नल वेक्टर होगा, कब नहीं होगा, कब मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, यूनिट वेक्टर्स के केस में क्या कंडीशन होगी, तो ये इंशाल्लाह पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा, इससे मजीद आप इसको रीड आउट कीजिएगा, आपके कंसेप्ट इसमें मजीद क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में ये कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसकी टर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में, तो आपको पता है कि उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और आपने इसका डेफिनेटली प्रूफ जो है वो किसी ना किसी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। हमें पता है कि जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये तो ये नहीं कहा गया क्रॉस प्रोडक्ट से हल करें, हमें सिर्फ ये कहा गया कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो हमें पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर्स की प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है या परपेंडिकुलर होगा उनके, तो उसलिए हम पहले उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर आ जाएगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, तो वो एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो दोनों वेक्टर्स के नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा। तो यहां पर भी ऐसी टेक्निक अप्लाई की गई है
क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है कि हमने पहले परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या किया, ए क्रॉस बी किया। जब ए क्रॉस बी किया तो फिर हमने ए क्रॉस बी ऑब्टेन करने के बाद उसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया, मतलब ए क्रॉस बी को उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया तो उसका यूनिट वेक्टर आएगा। और ये वो यूनिट वेक्टर होगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर की प्लेन के नॉर्मल या ए बी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड किया गया डिटरमिनेंट वाले फार्मूले से, फिर ए क्रॉस बी जब फाइंड हो गया, वो एक वेक्टर ऑब्टेन हो गया, फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की गई, फिर वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके उसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया गया। तो ये जो आखिर में एन यूनिट वेक्टर की जो 1/√42 वाली वैल्यू जो आपको शो हो रही है, ये असल में एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो दोनों ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, या ए वेक्टर और बी वेक्टर की प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा ये यूनिट वेक्टर। मतलब इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से, ऐसा यूनिट वेक्टर जो दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अच्छा, यहां तक दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट वाली बात खत्म हो गई है। अब बात आ गई है तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट की। तो उसमें भी दो तरह के प्रोडक्ट हैं, जैसे दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट में भी दो प्रोडक्ट्स के मेथड हैं, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, और इस तरह ट्रिपल प्रोडक्ट में भी दो तरह के प्रोडक्ट हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको पता है कि हमने पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बी क्रॉस सी, और उसका जो वेक्टर आएगा उसका पहले वाले वेक्टर से डॉट करना है। तो इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसको एक पूरे डिटरमिनेंट से ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, मतलब जो वेक्टर पहले है, पहले उसके पहली रो में उसके कंपोनेंट आएंगे, जो बाद में है दूसरी रो में उसके कंपोनेंट आएंगे, और जो तीसरे नंबर पे है उसकी रो, तीसरी रो में उसके कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि अगर इनकी तरतीब चेंज की जाए, आपने ये डिटरमिनेंट या मैथमेटिक्स के रूल्स में पढ़ा होगा, अगर तरतीब चेंज की जाए, स्वैप किया जाए वन पेयर ऑफ रोज ऑफ डिटरमिनेंट, तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर दो पेयर्स को आपस में स्वैप किया जाए, मतलब एक रो को चेंज किया जाए फिर उसका किसी और रो को भी चेंज किया जाए, तो फिर दो बार नेगेटिव साइन आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। इसलिए अगर आप इसमें से किसी दो की पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब पहले बी को इधर ले आते हैं, ए को अंदर ले जाते हैं, तो डेफिनेटली दो रोज आपस में स्वैप होंगी, नीचे वाली रो ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे आएगी, तो फिर माइनस साइन आ जाएगा बाहर। लेकिन अगर आप तीसरी रो को भी साथ में स्वैप कर देते हैं, कोई तीसरी रो को भी तीसरी वाली को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो फिर ये होगा कि आपका जो डिटरमिनेंट है वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जो साइन चेंज हुआ था वो खत्म हो जाएगा। तो यही बात नीचे लिखी हुई कि स्वैप वन पेयर ऑफ रोज ऑफ डिटरमिनेंट साइन चेंजेस। अगर आप एक रो को स्वैप करते हैं तो साइन चेंज होगा, लेकिन अगर टू पेयर ऑफ रोज को स्वैप करते हैं तो फिर साइन चेंज नहीं होगा, इट्स साइन स्टेज द सेम। अच्छा, इसी तरह अगर आपको ये देखें, ये है ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर आप सी को पहले नंबर पे ले जाएं, ए को एक आगे शिफ्ट कर दें और बी को ऐसे आगे शिफ्ट कर दें, तो मतलब ये फिर बन जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी। मतलब इस तरह साइक्लिक इसे मूव करें, सी को पीछे ले जाएं, ए को आगे कर दें, बी को उससे भी आगे कर दें। ठीक है, अगर इस तरह साइक्लिक मूव करें तो साइन में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये काम करें कि यहां पर जो बी है आखिर में, इसको पहले नंबर पे ले जाएं, ए को आगे शिफ्ट कर दें और सी को उससे पीछे शिफ्ट कर दें, तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ये भी एक साइक्लिक परमोटेशन है, इसमें भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर आप साइक्लिक परमोटेशन इस पे अप्लाई करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, तो उससे उसके साइन पे कोई फर्क नहीं आता। अगर एंटी साइक्लिक करते हैं तो फिर साइन चेंज होगा। जैसे आपने क्या किया कि सिर्फ बी को उठा के पीछे कर दिया और ए को आगे कर दिया, लेकिन पूरी एक साइक्लिक परमोटेशन आपने नहीं की, तो उससे साइन चेंज हो जाएगा, उससे माइनस साइन आ जाएगा। अगर साइक्लिक करेंगे मतलब पूरे तमाम को ऑपरेट कर देंगे, तो तमाम जो डिजिट्स हैं उनको एक स्टेप आगे शिफ्ट करेंगे या तमाम वेक्टर्स को एक स्टेप आगे शिफ्ट करेंगे, तो फिर तो होगी साइक्लिक परमोटेशन, उसमें साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एंटी साइक्लिक करेंगे तो उसमें साइन लाजमी चेंज हो जाएगा। अच्छा, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या है? असल में एक चीज होती है, उसे कहते हैं पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, शायद मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो पैरेललोपाइप जो है ये एक ऐसी शेप है जिसकी 6 साइडें हैं, एक पूरी 3 डायमेंशनल क्लोज से शेप है, जैसे क्यूब होता है। लेकिन जैसे क्यूब में तो हर साइड होती है ना स्क्वायर जैसी होती है, लेकिन पैरेललोपाइप में जितनी भी साइडें हैं वो सारी की सारी पैरेललोग्राम जैसी होती हैं। और पैरेललोग्राम दरअसल क्या है? पैरेललोग्राम आपको पता होगा कि टिल्टेड रेक्टेंगल होती है, एक टेढ़ी रेक्टेंगल है। और पैरेललोपाइप की 6 साइडें जो हैं वो एक ऐसे समझ लें कि वो एक आइडेंटिकल पैरेललोग्राम्स हैं। जो पैरेललोपाइप की जो 3 डायमेंशनल शेप की जो 6 की 6 साइडें हैं वो एक आइडेंटिकल पैरेललोग्राम्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई 3 वेक्टर्स जो हैं
वो किसी पैरेललोपाइड की 3 एडजेसेंट साइड्स हैं, क्योंकि पैरेललोपाइड जो है वो एक 3 डायमेंशनल शेप है। तो अगर आपके पास कोई 3 वेक्टर उस पैरेललोपाइड के 3 एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, तो फिर उन तीनों एडजेसेंट वेक्टर्स का जो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देगा। ठीक है, इसमें जो नीचे वाले 2 वेक्टर्स हैं ये बेस का एरिया देंगे। नीचे वाले 2 वेक्टर्स जो हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमें बेस का एरिया देगी, और उस बेस के एरिया को फिर जब हम ऊपर वाले वेक्टर के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें वो पूरा एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा, और वो हाइट जब उससे मल्टीप्लाई होगी बेस एरिया से तो इसका पूरे का वॉल्यूम बन जाएगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया बेस एरिया ऑफ द बेस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, तो जो हमारे पास ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ना ए क्रॉस बी, ये इसकी जो ए और बी से जो नीचे वाले पैरेललोग्राम बन रही है बेस में, इसका एरिया ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है, और अगर इस पूरे का हम क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो उसकी मैग्नीट्यूड तो इस बेस एरिया की इक्वल होगी, और डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्मल टू द प्लेन होगी इससे। ठीक है, और इसी तरह अगर इसका हम सी वेक्टर के साथ मजीद डॉट प्रोडक्ट भी कर दें तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा, और ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हो जाएगा। तो बात करने का मकसद असल में ये है कि जो पैरेललोपाइड जो बात करने का मकसद ये है कि जो 3 वेक्टर्स आपस में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनका 3 वेक्टर्स जो आपस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर वो तीनों वेक्टर्स किसी पैरेललोपाइड की एडजेसेंट साइड्स हैं तो फिर क्या होगा, उन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड दे देगा। तो अब तक जो हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी है ना, अगर 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगी, और उसकी मैग्नीट्यूड का हाफ जो होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होगा। अगर सिर्फ 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि असल में वो हो क्या रहा होता है वहां पे, कि वो डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का वो प्रोजेक्शन जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो थी। और 2 वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की गई कि वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर हाफ ऑफ द जो उसका मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होगा। अगर 3 वेक्टर्स हैं और तीनों पैरेललोपाइड के एडजेसेंट साइड्स हैं तो फिर वो आपको दे देगा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आ गई है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 अदर वेक्टर्स। तो एक वेक्टर का 2 दूसरे वेक्टर्स के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है, जैसे ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी है तो इसका फार्मूला ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, तो ये इसमें मेथोडोलॉजी, ये इसकी एक्सपेंशन है इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। और ये एक्सपेंशन डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं आपने जब बीएससी लेवल पे पढ़ा होगा तो इसका कोई ना कोई प्रूव किया होगा, लेकिन चूंकि हम एमसीक्यूज पे फोकस कर रहे हैं तो इसलिए इसके प्रूव को हम नहीं करेंगे। अच्छा, अगर 2 वेक्टर्स की जगह 4 वेक्टर्स हों इस तरह से, मतलब ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस इंटू सी क्रॉस डी, तो उसके लिए एक्सपेंशन इस तरह की भी होती हैं। ठीक है, ये भी आप माइंड में रख ले, कहीं ना कहीं आपको यूज करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, समरी में बताता हूं। अब इस सारे वेक्टर के जो रिलेशंस हैं उसमें से जनरल बातें हमें पता चलेंगी। अगर 2 सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल हो जाएगा। अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी अल्फा बी वेक्टर से हो रहा है, अल्फा एक कांस्टेंट है तो अल्फा इन दोनों से बाहर कॉमन आ जाएगा। और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसमें आपको पता है कि साइक्लिक परमुटेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर 2 सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो नल वेक्टर है, और 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो है वो अगर ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो फिर उसमें माइनस आएगा, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। और ये जो कांस्टेंट वाला रूल है ये डॉट में जैसे फॉलो हो रहा था वैसे क्रॉस में है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक्सपेंशन आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। तो इसी तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इनकी भी फार्मूलों को याद रखना पड़ेगा आपको, ये कहीं ना कहीं आपको यूज करने पड़ सकते हैं।
अच्छा, यहां तक हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को मुकम्मल कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को। तो इस पहले सेशन और दूसरे सेशन के जितना भी अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं उसमें हमने वेक्टर्स को जनरली डिस्कस कर दिया सारा, और वेक्टर्स की डिस्कशन के बाद हमने वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन, उनको एडिशन के डिफरेंट मेथड्स, उसके फार्मूले एडिशन के वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। वो सारा कुछ करने के बाद फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को अच्छी तरह डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने पहले स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन देखी, फिर दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट को देखा, फिर दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट को देखा, फिर तीन वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, और तीन वेक्टर्स के ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ये हमने टाइप्स जो हैं ये प्रोडक्ट की डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अब बात आ रही है डिफरेंट किस्म के वेक्टर ऑपरेशन जैसे कि ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट के सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फील्ड का लिया जाता है, कभी भी वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट नहीं लिया जाता। जो ग्रेडियंट है वो हमेशा स्केलर फील्ड का लिया जाता है। जैसे हम एफएससी में पढ़ाते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल आपको पता है कि एक स्केलर है, ठीक है। और अक्सर हम कई जगहों पर स्पीड का ग्रेडियंट लेते हैं, स्पीड ग्रेडियंट होती है, ठीक है। तो स्पीड ग्रेडियंट लेंगे या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट लेंगे, जो भी आप ग्रेडियंट लेंगे वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट होगा। वेक्टर क्वांटिटी का ग्रेडियंट आपको कोई फिजिकल मीनिंग नहीं दे रहा होता। अच्छा, ग्रेडियंट लेते कैसे हैं? हमने किसी भी स्केलर क्वांटिटी को एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिसे डेल ऑपरेटर या फिर नेबुला ऑपरेटर कहते हैं। और डेल ऑपरेटर क्या है? इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, और ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी के होता है। तो ग्रेडियंट किस तरह लेते हैं? आपने क्या करना है, जो भी कुछ स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड है आपके पास, आपने उसका डेल ले लेना है, उसके साथ मतलब कि आपने नेबुला या डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देना है, तो वो उस फील्ड का ग्रेडियंट ऑफ यू या ग्रेड यू आ जाएगा। अच्छा, ये एक एग्जांपल, जैसे एक इसकी स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई नजर आ रही है कि आपके पास एक स्केलर फील्ड है यू एफ एक्स वाई एंड जी, मतलब कि एक स्पेस के अंदर कोई स्केलर फील्ड है आपके पास, ठीक है। और उस स्केलर फील्ड का जो पोजीशन है वो आर से शो हो रही है, जो कि एक्स वाई जी है। अगर आप उसका ग्रेडियंट लेंगे तो वो इस तरह होगा, ग्रेड यू आपने मतलब कि यू का एक्स के लिहाज से भी पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है, वाई से भी और जी से भी, तो ये उसका ग्रेडियंट होगा। तो ग्रेडियंट जो होता है, जब आप ग्रेडियंट ले लेते हैं, आप फर्ज करें पहले स्केलर था, एक स्केलर फील्ड था, जब उसका आपने ग्रेडियंट ले लिया, क्योंकि ग्रेडियंट ऑपरेटर जो है ना वो इटसेल्फ वेक्टर ऑपरेटर है, और जब स्केलर फील्ड है और उसके ऊपर आपने ग्रेडियंट ऑपरेटर यानी कि नेबुला ऑपरेटर आपने या डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो डेल ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद अब वो फील्ड जो है वो, सॉरी, डेल ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद वो जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है वो अब एक वेक्टर बन चुका है। तो ये बात बड़ी अच्छी तरह आपको याद रखनी है कि डेल यू इज अ वेक्टर फील्ड, मतलब कि यू पहले क्या था? स्केलर फील्ड, लेकिन उसके ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद वो क्या बन जाएगा? वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो वी कैन सी दैट द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड टेंड्स टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज ऑफ द फील्ड। अब सवाल ये कि एक स्केलर है, स्केलर का ग्रेडियंट लेके उसको वेक्टर बना के हम बताना क्या चाह रहे हैं? तो असल में हम ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि अक्सर स्केलर क्वांटिटी की हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे टेम्परेचर है, हमें टेम्परेचर की डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करें एक रूम है, उस रूम के सेंटर में एक हीटर पड़ा हुआ है, और आपसे ये कहा जाए कि बताएं कि किस डायरेक्शन में हीटर से मूव करने, हीटर से हम दूर जाना चाहें तो किस डायरेक्शन में टेम्परेचर में मैक्सिमम चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर हालांकि देखने में तो टेम्परेचर स्केलर है, उसके लिए डायरेक्शन को बयान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर का चेंज फाइंड कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसी डायरेक्शन ढूंढनी पड़ सकती है जिस डायरेक्शन में चेंज मैक्सिमम आ रहा हो। तो वो जो मैक्सिमम चेंज वाली जो डायरेक्शन है किसी भी स्केलर क्वांटिटी में, वो हमें उस स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट बताता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट असल में क्या है? ग्रेडियंट किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट जो होता है वो एक वेक्टर होता है, और वेक्टर वो ऐसा वेक्टर होता है जो उस डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है या उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है या उस डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड होता है जिस डायरेक्शन में स्केलर क्वांटिटी में मैक्सिमम चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो एक ऐसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में उस वाली स्केलर क्वांटिटी में, जो पहले स्केलर क्वांटिटी थी जिसका ग्रेडियंट लिया गया, उस वाली स्केलर क्वांटिटी में मैक्सिमम चेंज लेके आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि मुझे आपको बात समझ आ गई होगी। और जैसे टेम्परेचर एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर आपको किसी रूम के अंदर टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि हीटर पड़ा हुआ है किसी जगह पे और रूम में किस तरह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस डायरेक्शन में कितना कितना टेम्परेचर है, तो अगर आपने किसी डायरेक्शन में मैक्सिमम टेम्परेचर वाली डायरेक्शन ढूंढनी है तो आपको उस पूरे टेम्परेचर फील्ड जो है उस रूम का, उसको आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, टेम्परेचर फील्ड डिफाइन करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर फील्ड का फंक्शन डिफाइन हो जाएगा तो उसका आप ग्रेडियंट लें, ग्रेडियंट से आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगी जिस डायरेक्शन में उस फील्ड में मैक्सिमम चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस।
तो यही बात आपको नीचे लिखी हुई नजर आएगी कि ग्रेड यू पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज ऑफ यू। तो जो हमेशा यू यानी कि किसी स्केलर का जो ग्रेडियंट है वो ऐसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन दैट डायरेक्शन। तो उसमें ग्रेडियंट जो है वो उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज बता रहा है, लेकिन किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से नहीं, डिस्टेंस के लिहाज से। तो ग्रेडियंट जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी का वो डायरेक्शन बताता है जिस डायरेक्शन में उस क्वांटिटी में डिस्टेंस के लिहाज से मैक्सिमम चेंज है, उस डायरेक्शन को ग्रेडियंट कहते हैं। और वो ग्रेडियंट ऑपरेटर उस स्केलर फील्ड पे अप्लाई करने से हमें ऑब्टेन होता है। अच्छा, इसकी छोटी सी मैथमेटिकल एग्जांपल्स एक दो बताता हूँ। ये कि एक स्केलर फील्ड है जो कि है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको कहा गया कि आपने इसका ग्रेडियंट लेना है, तो सिंपली आप इस पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ये नेबुला ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। डेफिनेटली डेरिवेटिव तो आपको पता होगा इसका, तो डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है सिंपल वे में, तो इसका आंसर 2xi आएगा। तो ये देखिए एक स्केलर था लेकिन ग्रेडियंट लेने के बाद ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आर स्क्वायर एक स्केलर फील्ड है, आर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है। तो इसका भी आपको ग्रेडियंट लेना है, तो ग्रेडियंट कैसे लेंगे? सिंपली इस पे डेल ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर अप्लाई कर दें, तो इसका जो आंसर है वो 2r आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 2r है ना, ये साथ में जो आंसर में 2r है, ये r आप देखेंगे डार्क कलर में लिखा हुआ है, जो ये शो कर रहा है कि अब ये वेक्टर बन चुका है। अच्छा, इसके बाद बात है डाइवर्जेंस की। तो डाइवर्जेंस जो होता है ना, वो किसी भी फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फील्ड का होता है। ग्रेडियंट तो था ना स्केलर फील्ड का, डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड का लिया जाता है। और डाइवर्जेंस हमें ये बताता है कि उस वेक्टर फील्ड का कितना फ्लक्स जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम जो है वो वहां से इजेक्ट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। फ्लक्स आप समझते होंगे डेफिनेटली, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है, वाटर का फ्लक्स, वाटर तो खैर स्केलर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स या किसी भी और क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का जो फ्लक्स होता है, तो वो जो फ्लक्स है वो कितना फ्लक्स यूनिट टाइम में यूनिट वॉल्यूम से इजेक्ट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, वो हमें डाइवर्जेंस बताती है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस आपको कैसे लिया जाएगा? डाइवर्जेंस आपने क्या करना है, स्केलर फील्ड के साथ उस वाली सॉरी वेक्टर फील्ड, जो वेक्टर फील्ड की आपने डाइवर्जेंस मालूम करनी है, आप उस वाली वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डेल ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर का जब आप किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो डाइवर्जेंस होगी उस वाले वेक्टर फील्ड की। ठीक है, तो सिंपली आपने डेल डॉट दैट वेक्टर फील्ड कर देना है जिसकी आप डाइवर्जेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो डेल डॉट वेक्टर फील्ड जो होता है डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम एट ईच पॉइंट ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो डाइवर्जेंस असल में फ्लक्स जनरेशन है, कितना फ्लक्स किसी पॉइंट से बाहर निकल रहा है। और ये आखिर में लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंस बिकॉज इट इज अ फ्लक्स, यानी कि बाहर निकलने वाला, उस वॉल्यूम से इजेक्ट होने वाला फ्लक्स है, नॉट अ फ्लक्स। लेकिन अगर कोई फ्लक्स किसी वॉल्यूम में एंटर हो रहा है ना, तो उसकी डाइवर्जेंस जो होती है वो माइनस आ जाती है। ठीक है, अगर बाहर निकल रहा है फ्लक्स उस वाले वॉल्यूम में से या उस वाले जो भी स्पेस में से, तो उसका जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव ले जाती है। डाइवर्ज का मतलब ही होता है कि बाहर निकलना, फैलना। ठीक है, तो डाइवर्जेंस लेना कैसे होता है? डाइवर्जेंस सिंपली आपने नेबुला या डेल ऑपरेटर का उस वाली वेक्टर फील्ड के साथ जिसकी आप डाइवर्जेंस फाइंड करना चाहते हैं, आप उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो डाइवर्जेंस ऑब्टेन हो जाएगी। अच्छा, ये एग्जांपल के तौर पे 3 एग्जांपल्स हैं आपके पास। सिंपल सी एक स्केलर फील्ड है, सॉरी वेक्टर फील्ड है एक्स आई, उसकी डाइवर्जेंस लेंगे तो आंसर 1 आएगा। एक आर वेक्टर वाली वेक्टर फील्ड है, 3 डायमेंशनल है, इसकी डाइवर्जेंस लेंगे तो आंसर 3 आएगा। आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, इसकी डाइवर्जेंस लेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये आप चेक करके देखिएगा, मैं वैसे अगले पेज पे इसको दिखाऊंगा अभी। आर सी, आर एक स्केलर है, सी एक वेक्टर है और एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसकी डाइवर्जेंस लेंगे तो आंसर आएगा आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये इसकी डाइवर्जेंस हो सकती है। तो ये डाइवर्जेंस, जैसे मैंने एक बताया था कि डाइवर्जेंस एक की 0 थी, तो वो डाइवर्जेंस 0 वाली डाइवर्जेंस का प्रूफ नीचे करके दिखाया गया। तो आपने क्या करना है कि ये जो r ओवर r क्यूब है, इसका पहले आप सिर्फ x कंपोनेंट निकाल लें। तो इसका जो x कंपोनेंट है वो है x डॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका x कंपोनेंट जो है वो x डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की होल पावर -3/2 है। ठीक है, आप सिर्फ इसका पार्शियल x ओवर पार्शियल और पार्शियल x करें x कंपोनेंट का, तो वहां से ये आंसर आएगा। इस तरह आप y कंपोनेंट का भी पार्शियल और पार्शियल y करें, z कंपोनेंट का भी पार्शियल और पार्शियल z करें, फिर उन तीनों को ऐड करें तो टोटल डाइवर्जेंस जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। इसको आप मैथमेटिकली खुद करके देखिएगा लाजमी लेक्चर एंड होने के बाद, कि किसी भी वेक्टर का अगर उसके डिवाइड में r क्यूब आ रहा है, मतलब उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का क्यूब आ रहा है, वेक्टर
वेक्टर ओवर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड्स क्यूब। तो अगर आप इसकी डाइवर्जेंस लेते हैं तो डाइवर्जेंस इसकी 0 आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो इस तरह की जो वेक्टर फील्ड होगी वो डाइवर्ज होती नहीं है, उसका ना तो फ्लक्स उस वॉल्यूम से बाहर जाता है और ना ही उस वॉल्यूम से उसका फ्लक्स अंदर एंटर होता है। अच्छा, एक लेप्लासियन जो है वो ये है कि वो क्या होता है, लेप्लासियन ऑपरेटर भी होता है, वो ये होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ यू, कि आपने पहले आपके पास कोई स्केलर फील्ड था, स्केलर फील्ड का आपको पता है कि जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो वेक्टर बन जाता है, फिर उस वेक्टर फील्ड का आपने दोबारा से डाइवर्जेंस लिया, तो वो जो ऑपरेटर बन रहा है, ये पूरा जो ऑपरेशन है इसको लेप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। तो लेप्लासियन ऑपरेटर के लिए एक एग्जांपल है, आप ये देखेंगे सबसे पहले आपके पास ये एक डेल ऑपरेटर है, इसको आपने एक स्केलर फील्ड पे अप्लाई किया, मतलब ग्रेडियंट ले लिया, ग्रेडियंट लेने के बाद इसी पूरी फील्ड का फिर आपने डॉट प्रोडक्ट किया डेल ऑपरेटर से, मतलब आपने डाइवर्जेंस ली है। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड जो होगा उसे लेप्लासियन कहते हैं, ठीक है। कई लोग इसको लेप्लेशियन प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मैं इसको लेप्लासियन प्रोनाउंस करता हूँ, ठीक है। तो इसका आप डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, आपका ये वाला आंसर आएगा, और इसको हम इससे शो करते हैं डेल स्क्वायर यू से। ये जो ऑपरेटर है इसे डेल स्क्वायर ऑपरेटर बन जाता है, ये इसे लेप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है। अच्छा, आखिरी है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। जिस तरह ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी का था, उसमें बस जस्ट आपने स्केलर क्वांटिटी को एक साथ डेल लगा देना है, डेल इनटू स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो आंसर वेक्टर आएगा। डाइवर्जेंस के केस में आपने वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लेते हैं तो आपने डेल डॉट वेक्टर फील्ड करना है, तो डाइवर्जेंस आ जाएगी। अब तीसरा जो है वो है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, तो कर्ल में आपने डेल का वेक्टर फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो डेल क्रॉस वेक्टर फील्ड जो होगा वो उस वाली वेक्टर फील्ड की कर्ल के इक्वल होगा। और आपको पता है कि क्योंकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम डिटर्मिनेंट से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये दो फील्ड नजर आ रही हैं, एक वेक्टर फील्ड थी -yi प्लस xj, इसका अगर आप कर लेंगे तो आंसर 2k आएगा। इस तरह एक और फील्ड है जिसका x² प्लस x² y² k, इसका अगर आप कर लेंगे तो ये वाली कर्ल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब सिंपल आपने उस वाली वेक्टर फील्ड का डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, डेल क्रॉस इनटू वेक्टर फील्ड कर देना है, तो वो आपके पास उस वाली वेक्टर फील्ड का कर्ल आ जाएगा। अच्छा, कर्ल क्या बताता है? कर्ल असल में बताता है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट द वर्टिसिटी, सॉरी इसको मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा वर्ड, सर्कुलेशन कह दे इसे, ठीक है, वर्टिसिटी और सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया ऑफ द फील्ड। तो कर्ल जो है ना वो किसी भी वेक्टर फील्ड की सर्कुलेशन या रोटेशनल प्रॉपर्टी को शो करती है। डाइवर्जेंस किसी भी वॉल्यूम में से फ्लक्स का एजेक्ट होने को शो करता है, और ग्रेडियंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी के लिए वो डायरेक्शन देता है जिस डायरेक्शन में स्केलर क्वांटिटी में मैक्सिमम चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड की फ्लक्स जो आउटवर्ड फ्लक्स है या फ्लक्स जो वेक्टर फील्ड का है किसी भी वॉल्यूम में से पर यूनिट टाइम, उसके बारे में बताता है। और जो कर्ल है वो किसी भी वेक्टर फील्ड की रोटेशनल प्रॉपर्टी को शो करती है, ठीक है। तो अगर सपोज किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट 0 आ गया, सपोज किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट 0 आ गया, जब उसका ग्रेडियंट 0 है, डेफिनेटली ग्रेडियंट तो चेंज के बारे में बता रहा था, जब उसका ग्रेडियंट 0 है तो डेफिनेटली उसका चेंज ही 0 है। तो इट मींस कि वो वाली जो स्केलर क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। एक सेकंड, किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा? एक बच्चे ने ये पूछा कि लेप्लासियन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। असल में लेप्लासियन ये एक इक्वेशन है, ये उसका ऑपरेटर है, ठीक है। और ये मुझे इक्वेशन याद नहीं आ रही कि ये किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये मेरे अभी जेन में नहीं है, लेकिन जैसे ही जेन में आएगा मैं आपको दे दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि लेप्लासियन का मेन यूज क्या है। अगर किसी और को पता हो कि लेप्लासियन ऑपरेटर के फिजिकल मीनिंग क्या होते हैं फिजिक्स में, तो वो काइंडली हमें जरूर बताए। अच्छा खैर, अब मैंने आपको ये बताया कि स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट अगर 0 है ना, तो मतलब कि उस स्केलर फील्ड में चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट फील्ड है। अगर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 है तो कर्ल जो था वो तो बताता था कि रोटेशनल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 है तो इट मींस कि वो वेक्टर फील्ड रोटेट नहीं करती, उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो वेक्टर फील्ड इररोटेशनल है। और अगर किसी वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस 0 है किसी वॉल्यूम में, तो मतलब कि उस वाले वॉल्यूम से फ्लक्स बाहर या अंदर तो नहीं आ रहा, क्योंकि डाइवर्जेंस फ्लक्स को शो करती है, इन या आउट को। तो उस वाले सरफेस का जो फ्लक्स है वो उसी सरफेस में एनक्लोज्ड है, उससे बाहर या अंदर नहीं आ रहा। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लक्स बाहर या अंदर ना जाने दे, अपने अंदर एनक्लोज कर ले, इसे सोलोनाइडल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वो वाला वेक्टर फील्ड फिर सोलोनाइडल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस 0 है उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा, उसका फ्लक्स सरफेस से बाहर या अंदर एंटर नहीं हो सकेगा, वो फील्ड सोलोनाइडल होगा। जिस वेक्टर फील्ड की कर्ल 0 है, ये कर्ल नल वेक्टर कहने आ जाएगी, तो फिर डेफिनेटली वो वाला जो वेक्टर फील्ड होगा
वो उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कर्ल जो है वो रोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और अगर किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट जीरो है तो ग्रेडियंट चूंकि चेंज ऑफ स्केलर की फील्ड के बारे में बताता है, तो फिर डेफिनेटली अगर ग्रेडियंट जीरो है तो स्केलर फील्ड में चेंज नहीं आ रहा, वो फील्ड कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई मुश्किल बात हो तो मुझसे पूछिएगा। आपको ये नीचे एक दो एग्जांपल शो हो रही हैं, जैसे यहाँ पर डेल क्रॉस डेल यू किया गया। इसमें किया क्या गया है, आपने पहले एक स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लिया और उस ग्रेडियंट का फिर आपने कर्ल ले लिया, ग्रेड ऑफ स्केलर फील्ड का आपने कर्ल ले लिया है। तो चूंकि इसको अगर आप इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें दो बार आपके पास ये आएगा, क्या आएगा, दो बार डेल ऑपरेटर की रोज आ जाएंगी। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में जब दो रोज सिमिलर आ जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो इसलिए अगर आप किसी ग्रेडियंट का कर्ल ले लेते हैं दोबारा से तो जवाब नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर आप किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस ले लेते हैं तो तब भी जवाब नल वेक्टर आएगा, क्योंकि इस केस में भी आप एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं और इस केस में भी जब आप उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो उसकी तीन रोज जो होंगी, तीन में से दो रोज जो होंगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगी। और जब भी किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज आइडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नल वेक्टर होता है। और इस तरह अगर आप किसी u ऑफ a, u एक स्केलर है, a जो है वेक्टर है, इसका आप डाइवर्जेंस ले रहे हो तो इसका रिजल्ट ये होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर आप किसी u ऑफ a है, मतलब u एक स्केलर फील्ड है, उसके साथ एक a वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये सिचुएशन है तो फिर आप उसका कर्ल लोगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा। तो ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। मैं इसकी जल्दी पीडीएफ फाइल भेज देता हूं और कोशिश करता हूं कि जल्द अज जल्द इसका टेस्ट सेट करके आपको भेज दूं। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मुझे ग्रुप में भेज दें, क्योंकि मीटिंग का टाइम जो है वो आखिरी कुछ सेकंड्स रह गया, तो इसको मैं अभी एंड करने लगा हूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।